नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से भारत में जो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, उसका पतन धीरे धीरे औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस प्रकार से होता है, उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बाबर ने जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, वह अकबर के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। जहांगीर ने उसे जहांगीर ने उस साम्राज्य को वैभवपूर्ण बनाया और शाहजहां ने उसे ऐश्वर्यता प्रदान की। इस विपुल और अपार ऐश्वर्य ने विदेशी यात्रियों की आंखों को भी चकाचौंध किया, लेकिन इस वैभव और ऐश्वर्य में गुण लगे हुए थे जो साम्राज्य की नींव को खोखला कर रहे थे। अतः औरंगजेब के शासनकाल में ये वैभव और ऐश्वर्य धूमिल पड़ने लगा और औरंगजेब की नीतियों ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि अब मुगल साम्राज्य का अंत निकट आ गया है। इसलिए कुछ विद्वान औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। औरंगजेब का उत्तरदायित्व सिद्ध करते हुए इसके निम्नलिखित कारण बताए हैं कि औरंगजेब ने किस प्रकार मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था। जैसे औरंगजेब की धर्मांधता। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी और धर्मांध शासक था। वह अपने आप को केवल सुन्नी मुसलमानों का बादशाह मानता था। फलस्वरूप उसने देश में कुरान द्वारा निर्देशित नियम बनाए और लोगों को इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य किया। भारत को इस्लामी राज्य में परिवर्तित करने की प्रबल इच्छा के कारण उसे गैर मुसलमानों को इस्लाम धर्म में दीक्षित कराने का एक सुनियोजित अभियान छेड़ना पड़ा। दूसरी ओर देश की गैर मुस्लिम प्रजा अपने धर्म और संस्कृति को बनाए रखने हेतु दृढ़ संकल्प थी। अतः दोनों में पारस्परिक विरोध होना तो स्वाभाविक ही था। औरंगजेब ने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उसकी इस धर्मांध नीति के परिणाम क्या होंगे। उसकी धर्मांधता ने समस्त हिंदू जाति को क्रुद्ध कर दिया, जिससे जाटों, सतनामियों, सिखों, मराठों आदि के विद्रोह फूट पड़े। समस्त साम्राज्य विद्रोह की आग में झुलसने लगा। उसकी धर्मांध नीति ने स्वामी भक्त राजपूतों को, जो साम्राज्य का आधार स्तंभ माने जाते थे, क्रुद्ध कर साम्राज्य के आधार स्तंभों को ही गिरा दिया। उसका विनाश तो उसी समय आरंभ हो गया था जबकि उसके मारवाड़ के स्वामी भक्त वीर राठौड़ों से संघर्ष मोल लिया। हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर वहां की देव मूर्तियों को अपमानजनक ढंग से नष्ट करना तथा हिंदुओं पर जजिया कर लगाने से तो साम्राज्य के विनाश की पुष्टि होने लग गई थी। उसने शिया मुसलमानों को भी नष्ट करने का प्रयास किया। फलस्वरूप देश की न केवल हिंदू प्रजा ही उसकी शत्रु बनी, बल्कि शिया मुसलमान भी उसके कट्टर शत्रु बन गए। नंबर 2 है औरंगजेब के संकालु प्रवृत्ति। अपनी संकालु प्रवृत्ति के कारण औरंगजेब की शासन व्यवस्था अत्यंत केंद्रित थी और सारे अधिकार वे अपने हाथ में रखता था। सम्राट अपने पुत्रों को प्रशासन के कार्य में शिक्षित कर उन्हें शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंप सकता था, लेकिन उसे सदैव ये भय बना रहता था कि उसके पुत्र उसे कई बंदी बनाकर साम्राज्य पर अधिकार न कर ले, क्योंकि स्वयं औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बनाकर साम्राज्य पर अधिकार किया था। अपनी संकालु प्रवृत्ति के कारण वह अपने पुत्रों को न केवल प्रशासन से दूर रखता था, बल्कि उनके पीछे गुप्तचर भी लगाए रखता था। इसका परिणाम ये निकला कि उसके पुत्र आदेशों व नीतियों का विरोध करने को तत्पर रहते थे। इतना ही नहीं, उसके पुत्र उसके विरुद्ध षड्यंत्र और विद्रोह करने को भी इच्छुक रहते थे। शाहजादा अकबर इस प्रवृत्ति से नाराज होकर राजपूतों से जा मिला था और उसके विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। अपनी संकालु प्रवृत्ति के कारण ही वह अपना कोई योग्य उत्तराधिकारी भी तैयार नहीं कर सका।
औरंगजेब अपने मंत्रियों, अधिकारियों व सेनापतियों को भी शंका की दृष्टि से देखता था, इसलिए राज्य के छोटे से छोटे काम को भी वह स्वयं करने का प्रयत्न करता था। फलते उसके मंत्री और अधिकारी मात्र कलरक बनकर रह गए और सेनापति घोर संकट के समय भी ऐसा ही होकर सम्राट के आदेशों के लिए मुंह ताकने लगे। इससे प्रशासन में दायित्व की भावना ही समाप्त हो गई। अतः जब तक सम्राट में शारीरिक योग्यता रही, साम्राज्य को नियंत्रित रखा, किंतु उसकी वृद्धावस्था और मृत्यु के बाद साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। नंबर 3 है औरंगजेब की प्रशासन में दोष। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि औरंगजेब ने अत्यंत ही एक तंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की थी। ऐसी शासन व्यवस्था की सफलता सम्राट की शक्ति एवं योग्यता पर निर्भर करती है। जब तक औरंगजेब में शारीरिक योग्यता बनी रही, प्रशासन का काम ठीक ठाक चलता रहा। वृद्धावस्था में भी वह दरबार में उपस्थित होकर प्रशासन कार्य करने का प्रयत्न करता रहा। लेकिन उस समय ऐसा लगने लगा कि अब सम्राट का वृद्ध जर्जर शरीर सदा के लिए अवकाश मांग रहा है। उस समय सर्वत्र साम्राज्य में यह अनुभव किया जाने लगा कि प्रशासन की बागडोर उसके हाथ से निकल दी जा रही है। इसके अतिरिक्त उसके विचारों में धार्मिक पक्षपात का रंग चढ़ा हुआ था होने के कारण उसके निर्णय सदा दोषपूर्ण रहते थे। ऐसी स्थिति में प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार ने साम्राज्य को खोखला करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। महासिर ने आलमगीरी में हमें ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं कि औरंगजेब के शासन में छोटे बड़े सभी अधिकारी भ्रष्ट आचरण से धन कमाते थे। इतना ही नहीं, स्वयं सम्राट बड़ी बड़ी रकमें अथवा भेंटें ग्रहण कर अपने अधिकारियों के इच्छित स्थानों पर तबादले करता था। इस प्रकार प्रशासन में कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं रहा। ऐसे प्रशासन की सफलता संदिग्ध तो थी, उसका विनाश भी अवश्य संभव था। नेक्स्ट नंबर 4 है औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब की दक्षिण नीति न केवल साम्राज्य के लिए बल्कि स्वयं उसके लिए भी विनाशकारी सिद्ध हुई। दक्षिण भारत में मुख्यतः 3 शक्तियां थी, बीजापुर, गोलकुंडा और मराठा। ये तीनों शक्तियां पारस्परिक संघर्षग्रस्त रहने के कारण न तो मुगलों से लड़ने का साहस जुटा पा रही थी और न उन्हें इसके लिए अवकाश से मिल पा रहा था। फलस्वरूप दक्षिण में शक्ति संतुलन बना हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने इस शक्ति संतुलन को नष्ट कर दिया। उसने बीजापुर और गोलकुंडा को मात्र इसलिए नष्ट कर दिया क्योंकि वे सिया राज्य थे और औरंगजेब की दृष्टि में अपराधी थे। जब बीजापुर और गोलकुंडा के राज्य समाप्त हो गए, तब उसकी सीधी टक्कर मराठों से होने लगी। औरंगजेब ने नवोदित मराठा शक्ति को नष्ट करने हेतु सब कुछ लुटा दिया, लेकिन वह मराठा शक्ति को नहीं दबा सका, बल्कि उसने तो मराठों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित कर दिया। अंतिम 25 वर्ष उसने दक्षिण के युद्धों में ही व्यतीत किए। फलस्वरूप बड़े बड़े अधिकारी भी दक्षिण पहुंच गए और केंद्रीय शासन दूसरी श्रेणी के लोगों के हाथ में आ गया, जिनमें प्रशासनिक क्षमता नाम मात्र की भी नहीं थी। फलस्वरूप प्रशासन में अराजकता के साथ साथ उत्तर भारत में अनेक विद्रोह उठ खड़े हुए। दक्षिण के लंबे युद्धों के कारण साम्राज्य का राजकोष रिक्त हो गया। वस्तुतः दक्षिण औरंगजेब के लिए एक विषैला फोड़ा सिद्ध हुआ, जिससे उसका सर्वनाश हो गया। दक्षिण के निरंतर युद्धों के कारण लंबे समय तक उत्तर भारत में उसकी अनुपस्थिति से न केवल केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, बल्कि सारे साम्राज्य की शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। ऐसे साम्राज्य के स्थायित्व की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। नंबर 5 है औरंगजेब द्वारा कर वर्दी। अकबर के समय जो कर निर्धारण का तरीका था, औरंगजेब ने उसे बंद कर दिया। औरंगजेब के पूर्व सरकार की देखरेख में सरकारी अधिकारी लगान वसूल किया करते थे, किंतु औरंगजेब ने ठेकेदारी प्रथा प्रारंभ कर दी, अर्थात किसानों से लगान वसूल करने का ठेका दिया जाने लगा, जो मनमानी दर से वो लगान वसूल करते थे। फलस्वरूप लाखों किसानों की दशा बिगड़ गई। निरंतर युद्धों के कारण कृषि और व्यापार नष्ट प्राय हो गए।
अकाल, महामारी आदि के कारण तो स्थिति ने विकराल रूप धारण कर लिया। क्योंकि युद्धों में अत्यधिक जन धन की हानि उठानी पड़ती थी, अतः इस क्षति को पूरा करने के लिए उसने किसानों व जन साधारण पर कर भार बढ़ा दिया। तात्कालिक परिस्थितियों में साधारण कर वसूली से भी बड़ी कठिनाई हो रही थी, और जब करों में वृद्धि कर दी गई तो सर्वत्र साम्राज्य में असंतोष और विद्रोह की भीषण अग्नि प्रज्वलित हो उठी। स्वयं औरंगजेब ऐसी स्थिति देखकर कहा करता था, उसकी मृत्यु के बाद कैसा प्रलय आएगा। वास्तव में जिस प्रलय की कल्पना औरंगजेब ने की थी, उस प्रलय की पृष्ठभूमि का निर्माण तो उसने स्वयं ही कर दिया था। नंबर 6, औरंगजेब की अन्य त्रुटियां। यद्यपि औरंगजेब बड़ा विद्वान और बुद्धिमान शासक था, लेकिन चालाकी और मक्कारी भी उसमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वह निम्नतम साधन अपनाने में भी नहीं चूकता था। षड्यंत्र और चालाकी से शत्रु को जीतना उसका स्वभाव था, जिसमें वह पारंगत था। उसके इस स्वभाव के कारण उसने अपने अनेक पदाधिकारियों को अपना शत्रु बना लिया। उसने शियाओं और विशेषकर इस्लामी और दाऊदी बोरों पर भीषण अत्याचार किए तथा उनके उपदेशों व रीति रिवाजों को नष्ट कर दिया। शाही नौकरियों में पक्षपात किया। औरंगजेब ने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि उसने राजपूतों को शत्रु बनाकर उनकी सहानुभूति खो दी, जबकि साम्राज्य को उनकी सेवाओं की बड़ी आवश्यकता थी, क्योंकि अकबर के समय ये लोग साम्राज्य के स्तंभ बने हुए थे। उसने ये मानकर भी गलती की कि राजनीतिक, सैनिक और धार्मिक शासन प्रबंध की कुशलता से राज्य सफल हो जाता है। इसलिए उसने देश की सांस्कृतिक विविधताओं को विकसित करने का कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ की ललित कलाओं की ओर भी ध्यान न देने से भारतीय सभ्यता का ही पतन हो गया। वे तो अपने दीर्घ शासन काल में प्रजा को जीवन व संपत्ति की सुरक्षा का आश्वासन भी नहीं दिला सका। ऐसी व्यवस्था का तो अंत निश्चित ही था। अन्य कारण, उपयुक्त कारणों से औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है, लेकिन औरंगजेब तो केवल आंशिक उत्तरदायी था। वस्तुतः मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ मौलिक कारण थे जो औरंगजेब के पूर्व भी विद्यमान थे, और कुछ नए कारण उसकी मृत्यु के बाद भी उत्पन्न हो गए थे। इसलिए औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। मुगल साम्राज्य के लिए पतन के लिए निम्नलिखित कारण भी थे। नंबर 1 है मुगल सम्राट की दुर्बलताएं। मध्ययुगीन साम्राज्य मात्र सम्राटों की योग्यता पर टिका हुआ था। यदि सम्राट योग्य और चरित्रवान होता था तो साम्राज्य को स्थायित्व प्राप्त होता था, किंतु औरंगजेब के उत्तराधिकारी न तो योग्य थे और न चरित्रवान। वे अब तलवार के स्थान पर स्त्री और शराब में से अधिक लगाव रखने लगे। औरंगजेब के उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम तो को लोग मस्त राजा ही कहा करते थे। बादशाह अपने प्रियसी लाल कौर के प्रेम में ही डूबा रहता था। फर्रुख शेर के सम्मान तो मुगल वंश में कोई डरपोक शासक हुआ ही नहीं था। अहमद शाह और उसके उत्तराधिकारी तो सर्वथा निकम्मा व पथभ्रष्ट थे। फलस्वरूप साम्राज्य की शक्ति स्वार्थी और षड्यंत्रकारी लोगों के हाथ में चली गई, जिन्होंने साम्राज्य का सर्वनाश कर दिया। मुगल सम्राटों ने अपने जीवन के आदर्श और यहाँ तक कि दीवानी व फौजदारी कानून अरब, बगदाद और काहिरा से आयोजित किए, जो भारतीय सिद्धांतों से भिन्न थे। अतः मुगल सम्राटों को लोकमत का समर्थन नहीं मिल सका और न ही उन्होंने इसके लिए कभी प्रयास ही नहीं किया। जन समर्थन खोकर कोई सत्ता स्थायी नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त अकबर को छोड़कर सभी मुगल सम्राटों में धार्मिक कट्टरता विद्यमान थी। इस धार्मिक कट्टरता के कारण साम्राज्य के समस्त गैर मुसलमान साम्राज्य के कट्टर शत्रु बन गए और उन्होंने जमकर मुगलों से लोहा लिया, जिससे साम्राज्य का अंत में पतन हो गया। नंबर 2 है मुगल सामंतों का नैतिक पतन। जिस प्रकार मुगल सम्राटों का नैतिक पतन हो चुका था, उसी प्रकार उनके सामंतों का भी नैतिक पतन हो गया। सामंतों में राजभक्ति और कर्तव्य परायणता का लोप हो गया और वे स्वार्थी मिलासी हो गए। यदि कोई सामंत योग्य भी होता तो
वह स्वार्थी भी होता और राज्य के प्रति वफादार नहीं होता। सैयद बंधु अवध का सूबेदार सफदरजंग और दक्षिण का सूबेदार निजाम यद्यपि योग्य थे, किंतु वे अत्यधिक स्वार्थी भी थे और उन्होंने मुगल बादशाहों को केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बना दिया। सम्राट के साथ साथ सामंतों में विलासिता बढ़ गई और उनके रनिवासियों में भी सुंदर स्त्रियों की भीड़ रहने लगी। वे युद्ध क्षेत्र में भी अपने रनिवास साथ रखने लगे और शराब के आदी हो गए। ऐसे सामंतों के युवक पुत्रों का दुष्चरित्र होना तो स्वाभाविक ही था। फलस्वरूप समस्त सामंती व्यवस्था का ही नैतिक पतन हो गया। सर जदुनाथ सरकार ने ठीक ही लिखा है कि कोई भी मुगल सामंत एक या दो पीढ़ियों से अधिक समय तक अपना महत्व नहीं रख सकता था। यदि किसी सामंत की वीरता के विषय में इतिहासकार ने 3 पृष्ठ लिखे तो उसके पुत्र के कार्यों का वर्णन केवल एक ही पृष्ठ में हुआ और उसके पुत्र का वर्णन केवल कुछ इस प्रकार शब्दों में हुआ। उसने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया, समाप्त हो जाता है। मुगल साम्राज्य तो साम्राज्य की शक्ति के आधार थे। मुगल सामंत तो साम्राज्य की शक्ति के आधार थे और जब सामंतों का नैतिक पतन हो गया तो साम्राज्य का आधार ही समाप्त हो गया। नंबर 3 है दोषपूर्ण सैन्य प्रणाली। मुगल सेना का मौलिक संगठन दोषपूर्ण था। उसकी अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग मनसबदारों द्वारा भर्ती की जाती थी और वे उसी को देख रेख में कार्य करते थे। सैनिकों को शाही खजाने से वेतन न मिलकर मनसबदारों द्वारा चुकाया जाता था, अतः सम्राट और सिपाही में कोई सीधा संबंध नहीं रह गया था। सैनिक अपने मनसबदार को ही अपना सरदार मानते थे, अतः अपने मनसबदार के हितों के लिए शत्रु से घूस लेकर सम्राट से विश्वासघात करना साधारण सी बात थी। इससे मुगल सेना का नैतिक पतन हो गया। सम्राट की कोई सुदृढ़ सेना नहीं रह गई थी जिस पर वह अपना अधिकार रख सके। मनसबदार की पारस्परिक ईर्ष्या के कारण वे कभी कभी तो 3/4 युद्ध जीते हुए युद्ध को या घेरे को इसलिए सफल नहीं होने देते थे कि विजय का श्रेय किसी अन्य मनसबदार को प्राप्त न हो जाए। सैनिक अपराधों को जब तक औरंगजेब माफ कर देता था, जिस अपराधों तक को औरंगजेब माफ कर देता था, जिससे सेना में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई। इसके अतिरिक्त मुगलों ने बदलती हुई नवीन सैनिक प्रणाली के प्रति उदासीनता दिखाई। अकबर के काल में ही भारतीय तोपों की अपेक्षा पाश्चात्य तोपों का महत्व स्पष्ट हो गया, क्योंकि पाश्चात्य तोपें हल्की होने से बड़ी सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही ले जाई जा सकती थी, लेकिन मुगल शासक ऐसी तोपों का महत्व नहीं समझ सके। मुगलों ने सामुद्रिक शक्ति की अवहेलना की, इसलिए जहाजी बेड़ों की लड़ाई में वे सर्वथा अनभिज्ञ रहे। अतः आगे चलकर यूरोपीय शक्तियों ने सामुद्रिक युद्धों में मुगलों को करारी मात दी। पाश्चात्य हथियारों और नवीन युद्ध प्रणाली की प्रति उपेक्षा मुगलों के लिए घातक सिद्ध हुई। नंबर 4 है मुगलों की क्षीण आर्थिक स्थिति। अकबर ने जिस पक्षपात रहित नीति का अवलंबन किया था, उससे देश समृद्ध हुआ और सरकार की आय में भी वृद्धि हुई, किंतु उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में आर्थिक ढांचा बिल्कुल बिगड़ने लग गया। सरकार ने उत्पादकों पर कर का इतना बोझ ला दिया कि जिससे उससे वे बिल्कुल दब गए। अकबर के काल में भू लगान सीधा किसानों से लिया जाता था, किंतु उसके पुत्र और पौत्र के शासनकाल में ये पद्धति समाप्त कर दी गई और औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारियों के काल में तो ये प्रथा लगभग समाप्त कर इसके स्थान पर ठेकेदारी प्रथा जारी कर दी गई, जिससे किसानों का शोषण भी होने लगा। और सरकारी आय में भी कमी हुई। देश के आय के साधनों को देखते हुए मुगल सम्राटों की फिजूल खर्ची ने देश के
देश को रसातल में भेज दिया। मुगल सम्राटों ने अपने वैभव और ऐश्वर्य के लिए धन का अपव्यय भी किया। शाहजहां ने न केवल कंधार और मध्य एशिया के युद्धों में निरर्थक धन खर्च किया, बल्कि अपनी इमारतों व शौक पर भी अत्यधिक धन खर्च किया। औरंगजेब के काल में तो विद्रोह और दक्षिण युद्धों के कारण मुगल सरकार बिल्कुल दिवालिया हो गई। अतः बहादुर शाह प्रथम के समय तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि वे न तो अच्छी सेना रख सकता था और न ही ठीक प्रकार से शासन ही चला सकता था। आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में तो स्वयं सम्राट भूखा मरने लगा और शाही परिवार में के जेब खर्च को वजीर हड़पने लगा। सर जदुनाथ सरकार ने लिखा है कि एक बार तो 3 दिन तक जनाना खाने के रसोई घर में चूल्हे तक नहीं जला। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी दिवालिया मुगल सरकार भी 25 वर्ष तक चलती रही, लेकिन सरकार का अंत तो निश्चित ही था। नंबर 5 है उत्तराधिकार नियमों का अभाव। मुगल काल में उत्तराधिकार का कोई सामान्य नियम न होने के कारण साम्राज्य में गृह युद्ध चलते रहे। हुमायूं ने अपने महत्वाकांक्षी भाइयों से झगड़ा रहा और जब भी उन्हें अवसर मिला उन्होंने अपने आप को सम्राट घोषित किया। फलस्वरूप हुमायूं को अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा। यद्यपि अकबर का गद्दी नशीनी निरोध हुई और इसका कारण उसका सौतेला भाई मिर्जा हकीम उस समय शिशु था, लेकिन मिर्जा हकीम के वयस्क होने पर उसने भी मुगल सम्राट बनने का प्रयत्न किया और अकबर को उसके विरुद्ध सेना भेजनी पड़ी। अकबर के पुत्र सलीम ने भी परिपक्व होने पर मुगल सिंहासन प्राप्त करने के लिए विद्रोह किया और उसके विरुद्ध सेना भेजनी पड़ी। अकबर का उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह किया। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने शहरयार को सम्राट घोषित कर दिया, लेकिन शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां की सहायता से शहरयार व अन्य राजकुमारों का वध करवाकर मुगल गद्दी पर अपना अधिकार किया। शाहजहां के उत्तराधिकार के लिए तो उसके जीवन काल में ही पुत्रों में इतना भीषण युद्ध हुआ कि सारा उत्तर भारत इस युद्ध से कांप उठा और इसके बाद तो मानो उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना एक परंपरा ही बन गई। मुगल काल के इन उत्तराधिकार संघर्षों के कारण न केवल साम्राज्य की शक्ति क्षीण हुई, बल्कि साम्राज्य की नींवें ही खोखले हो गई, जिस पर हल्का सा प्रहार कर ध्वस्त किया जा सकता था। नंबर 6 है मुगलों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति। प्रोफेसर सतीश चंद्र की मान्यता है कि मध्यकालीन आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति ही मुगलों के पतन का मूल कारण है। अकबर के शासनकाल को छोड़कर मुगल सम्राट अपने केवल 2 कर्तव्य समझते थे: देश के भीतर शांति और सुरक्षा रखना व बाह्य आक्रमणों से रक्षा करना तथा लगान वसूल करना। इस कारण देश में उद्योग धंधों व व्यापार के विकास की गति अत्यंत धीमी रही। दक्षिण के दीर्घकालीन युद्धों के कारण तो वाणिज्य व्यापार तथा उद्योग बिल्कुल ही समाप्त हो गए और धीरे धीरे भारत विश्व के विकासशील देशों से पीछे रह गया। उद्योग एवं व्यापार की अवनति के कारण देश की समृद्धि भी पतनोन्मुख हो गई, जिससे घूसखोरी और उद्योग एवं व्यापार की अवनति के कारण देश की समृद्धि भी पतनोन्मुख हो गई, जिससे घूसखोरी और अत्याचार का बाजार गर्म हो गया। उच्च पदाधिकारी से लेकर छोटे से छोटा कर्मचारी रिश्वत लेने का आदी हो गया। इतना ही नहीं, स्वयं सम्राट भी घूसखोरी से अछूता नहीं रह सका। प्रत्येक वर्ग अपने से निम्न वर्ग को दबाकर धर ऐंठने का प्रयास करता था।
ऐसी स्थिति दीर्घकाल तक चलने वाली नहीं थी। मुगलों की सामाजिक स्थिति में जागीरदारी प्रथा के दोष मुख्य थे, जिन्होंने साम्राज्य के पतन में अपना योगदान दिया। जब शासन की शिथिलता के कारण सरकार लोगों के जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकी, तब महत्वाकांक्षी सामंतों व प्रांतीय सूबेदारों ने इस दुर्बल व्यवस्था का लाभ उठाकर अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। मुगल दरबार गुटबंदियों व षड्यंत्रकारियों का अखाड़ा बन गया और देश की गंभीर समस्याओं के प्रति किसी को कोई रुचि नहीं रही। सभी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि और अपने गुट को शक्तिशाली बनाने हेतु विरोधी गुट के विरुद्ध सम्राट के कान भरते रहे। असंतुष्ट सामंतों को भड़काते थे और विरोधी गुट पर सशस्त्र आक्रमण कर देते थे। इस व्यवस्था ने साम्राज्य शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया। मुगल साम्राज्य के पतन के उपयुक्त 6 कारणों के अतिरिक्त छोटे मोटे कारण तो अनेक थे, जैसे सुन्नी मुसलमानों को अधिक प्रोत्साहन देने के कारण, शिया और सुन्नी के झगड़े, साधारण जनता द्वारा मुगलों को विदेशी समझते हुए सहयोग न देना और सम्राट में एक सफल नेता की योग्यता का सर्वथा अभाव था। इसके अतिरिक्त मुगल सरदार और मध्यम वर्ग की जनता की बुद्धि का दिवाला निकल चुका था और इसका कारण था मुगल शासनकाल में शिक्षा का सुप्रबंध न होना। शिक्षा की उत्तम प्रणाली के अभाव में 18वीं शताब्दी में मुगलों में कोई अच्छा राजनीतिक नेता नहीं था। योग्य सम्राटों वे राजनीतिक नेताओं के अभाव में साम्राज्य लड़खड़ाने लगा और फिर इस लड़खड़ाते हुए साम्राज्य पर नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने घातक प्रहार किए। यानी कि ये दोनों विदेशी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, जिससे मुगलों की सही शक्ति भी नष्ट हो गई। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज व्यापार करने आए और 18वीं शताब्दी में जब उन्होंने यहाँ अपने अनुकूल परिस्थितियाँ देखी तो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोचने लगे। शक्तिहीन मुगल सत्ता अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकी, अतः मुगल साम्राज्य का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। इस प्रकार हमने मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।